हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, रुधिर स्कंदन। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब किसी दुर्घटनावश या हल्का फुल्का चोट भी लग जाता है जिसके कारण हमारे शरीर से ब्लड बाहर निकल आता है, तो आप देखते हैं कि कुछ समय बाद घाव के ऊपर ब्लड जो है एक जेल जैसी रचना में परिवर्तित हो जाता है और ब्लड का फ्लो रुक जाता है। यही क्रिया जो है ब्लड क्लॉटिंग कहलाती है। यानी कि रुधिर का शरीर से बाहर आने पर घाव पर जेल जैसी रचना में परिवर्तित हो जाना ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। अब ब्लड क्लॉटिंग को रुधिर स्कंदन भी कहते हैं, रुधिर का थक्का बनना, रुधिर का थक्का बनना भी कहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि ब्लड क्लॉटिंग जो है ये किस प्रकार से होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो देखिए, हमारे रुधिर को क्लॉट करने वाले, ब्लड क्लॉटिंग करने वाले कुछ फैक्टर्स जो है हमारे ब्लड में इनएक्टिव रूप से, निष्क्रिय रूप से मौजूद रहते हैं। जब रुधिर शरीर से बाहर निकल जाता है तब ये जो है निष्क्रिय रूप में जो रुधिर स्कंदन कारक हैं वो सक्रिय होते हैं। तो देखिए, ब्लड क्लॉट करने वाले कारकों को ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर यानी रुधिर स्कंदन कारक कहते हैं। रुधिर स्कंदन कारक कहते हैं। रुधिर स्कंदन कारक किसे कहेंगे? रुधिर का थक्का बनाने वाले कारकों को रुधिर स्कंदन कारक कहते हैं। तो रुधिर स्कंदन में सहायक किसी तत्व का नाम बताइए, तो वो तत्व है कैल्शियम। कैल्शियम आयन जो है ये रुधिर स्कंदन में सहायक होता है। तो रुधिर स्कंदन किस प्रकार से होता है? तो रुधिर स्कंदन की परिभाषा हमने आपको बताया, यानी शरीर से बाहर बहते हुए रुधिर का जेल के समान रचना में परिवर्तित हो जाना रुधिर स्कंदन या ब्लड क्लॉटिंग या रुधिर का थक्का बनना या ब्लड कोआगुलेशन कहते हैं। रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि जो है ये 3 चरणों में संपन्न होती है। नंबर एक है प्रोथ्रोम्बिक सक्रियक का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। पहला क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, यानी प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण। दूसरा है सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, यानी प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, यानी प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। तीसरा है
कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन मोनोमर। कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन मोनोमर। इन 3 स्टेप में रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि संपन्न होती है। पहला क्या? प्रोथ्रॉम्बिन सक्रियक का निर्माण। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रॉम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, यानी कि प्रोथ्रॉम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। और थर्ड है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन मोनोमर, यानी कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन का फाइब्रिन मोनोमर में परिवर्तन। ये 3 स्टेप है। अब 3 स्टेप में के बारे में अलग अलग हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रॉम्बिन इनटू फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रॉम्बिन सक्रियक, यानी कि जैसे हमने आपको बताया कि ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित जो भी फैक्टर होते हैं वो ब्लड में इनएक्टिव रूप से पाए जाते हैं, निष्क्रिय रूप से पाए जाते हैं। तो जब रुधिर शरीर से बाहर आ जाता है तो रुधिर में उपस्थित निष्क्रिय स्कंदन कारक जो है वो धीरे धीरे सक्रिय होते हैं। तो कैसे होते हैं? तो पहले पॉइंट के बारे में देखिए। पहला है तो सबसे पहले है, जैसे हमने आपको बताया कि प्रोथ्रॉम्बिन सक्रियक का निर्माण। तो देखिए यहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन, आगे थ्रोम्बोप्लास्टिन ये देखिए। अब ये जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन क्षतग्रस्त ऊतकों से तथा जो प्लेटलेट होते हैं उनसे थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ निकलता है, यानी प्लेटलेट और क्षतग्रस्त ऊतकों से, यानी इंजर्ड टिश्यू। यानी क्षतग्रस्त ऊतकों से और प्लेटलेट जो रुधिर में पट्टिकाण होते हैं, तो पट्टिकाण होते क्या, जैसे रुधिर शरीर से बाहर आता है तो रुधिर में उपस्थित पट्टिकाण यानी प्लेटलेट ये जो है टूटने लगते हैं। तो इनके टूटने से, प्लेटलेट के टूटने से और क्षतग्रस्त ऊतकों से थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक पदार्थ का निर्माण होता है। देखिए हेडिंग, सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे? यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कि प्रोथ्रॉम्बिन सक्रियक का निर्माण। उसमें लिखेंगे जब चोट लग जाती है या रुधिर शरीर से बाहर आने पर या रुधिर के वायु के संपर्क में आने पर रुधिर में उपस्थित प्लेटलेट और क्षतग्रस्त ऊतकों से थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ निकलने लगता है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन पदार्थ जो है ये क्या करता है? ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये यानी 7th और 10th
स्कंदन कारकों को सक्रिय कर देता है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है 10वें और 7वें रुधिर स्कंदन कारकों को सक्रिय कर देता है और सक्रिय करने के बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन और ये जो रुधिर स्कंदन कारक हैं 7वां और 10वां, ये कैल्शियम आयन के साथ मिलकर के प्रोथ्रम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण कर देते हैं। प्रोथ्रम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण फॉर्मेशन कर देते हैं। ये इतना पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रम्बिन एक्टिवेटर। इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें आप लिखेंगे जब रुधिर शरीर से बाहर वायु के संपर्क में आता है तो रुधिर में उपस्थित प्लेटलेट्स और क्षतिग्रस्त ऊतकों से थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ मुक्त होता है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन 10वें और 7वें रुधिर स्कंदन कारकों को सक्रिय कर देता है। ये सब यानी 7वें और 10वें रुधिर स्कंदन कारक थ्रोम्बोप्लास्टिन ये कैल्शियम आयन के साथ मिलकर के प्रोथ्रम्बिन सक्रियक का निर्माण कर देते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट आपका। पहली हेडिंग के अंतर्गत इतना आपको लिखना है। अब अगली हेडिंग आप डालेंगे कन्वर्जन। हमने आपको बताया कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, यानी प्रोथ्रम्बिन जो है ये रुधिर में पाई जाने वाली प्रोटीन है। हमने आपको ब्लड के कंपोजिशन में हमने आपको बताया था कि हमारे रुधिर में मुख्य रूप से जो 4 प्रोटीनें पाई जाती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, इनका तो अलग कार्य है, लेकिन प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रिनोजन ये 4 एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रम्बिन और थ्रोम्बिन। तो इसमें प्रोथ्रम्बिन और थ्रोम्बिन जो प्रोटीनें हैं ये प्रोथ्रम्बिन ये निष्क्रिय रूप से पाई जाती है। तो होता क्या है, ये प्रोथ्रम्बिन एक्टिवेटर क्या करता है, प्रोथ्रम्बिन एक्टिवेटर की उपस्थिति में प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन का परिवर्तन सक्रिय थ्रोम्बिन में हो जाता है। दूसरे हेडिंग में क्या लिखेंगे आप कि प्रोथ्रम्बिन रुधिर में पाई जाने वाली निष्क्रिय प्रोटीन होती है और यह रुधिर स्कंदन में सहायक होती है। तो सबसे पहले होता क्या है, प्रोथ्रम्बिन एक्टिवेटर यानी प्रोथ्रम्बिन सक्रियक की सहायता से प्रोथ्रम्बिन का परिवर्तन सक्रिय थ्रोम्बिन में हो जाता है। प्रोथ्रम्बिन का परिवर्तन एक्टिव यानी सक्रिय थ्रोम्बिन में हो जाता है। किसकी सहायता से? प्रोथ्रम्बिन सक्रियक की सहायता से। ये दूसरे में आपको इतना ही लिखना है। तीसरा अगली हेडिंग लिखेंगे। अगली हेडिंग है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन मोनोमर, यानी फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन मोनोमर में परिवर्तन। यह अगला हेडिंग है। अब इसमें क्या लिखेंगे भाई, फाइब्रिनोजन ये भी रुधिर में पाई जाने वाली एक रुधिर स्कंदन प्रोटीन होती है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रुधिर में पाई जाने वाली 2 रुधिर स्कंदन प्रोटीनों के नाम लिखिए। तो आप प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रिनोजन दोनों का नाम आप लिख सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे प्रोथ्रम्बिन रुधिर में पाई जाने वाली एक रुधिर स्कंदन प्रोटीन है। थ्रोम्बिन की सहायता से थ्रोम्बिन क्या करता है कि फाइब्रिनोजन को, देखिए आप फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन
मोनोमर में कन्वर्ट कर देता है। कौन? थ्रोम्बिन। यानी अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? फाइब्रिनोजन रुधिर में पाई जाने वाली रुधिर स्कंदन में सहायक प्रोटीन है। थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन का परिवर्तन फाइब्रिन मोनोमर में हो जाता है। यह फाइब्रिन मोनोमर जो है यह धीरे धीरे ये बहुलीकृत हो जाता है और बहुलीकृत होकर के घाव के ऊपर एक ऐसे जाल जैसी रचना बना देता है। तो जाल जैसी रचना जब बन जाती है, इस जाल जैसी रचना में जो रुधिर कोशिकाएं हैं वो आकर के फंस जाती है और इस प्रकार से रुधिर स्कंदन हो जाता है और रुधिर का प्रवाह रुक जाता है। ये हो गया भाई ब्लड क्लॉटिंग की क्रियाविधि। वापस एक बार सुन लीजिए, ब्लड क्लॉटिंग की क्रियाविधि समझाइए। हेडिंग ब्लड क्लॉटिंग डेफिनेशन, शरीर से बाहर बहते हुए रुधिर का जैल, जैल का मतलब ये जैल जैसी रचना में परिवर्तित हो जाना रुधिर स्कंदन कहलाता है। रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि 3 चरणों में संपन्न होती है। हेडिंग नंबर 1 प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण लिखेंगे। बहते हुए रुधिर में उपस्थित प्लेटलेट जब वायु के संपर्क में आता है तो ये टूट जाता है। टूटे हुए प्लेटलेट से और क्षतिग्रस्त ऊतकों से थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ निकलता है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन पदार्थ 7वें और 10वें रुधिर स्कंदक कारकों को सक्रिय कर देता है। ये कारक कैल्शियम आयन के साथ मिलकर के प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण कर देते हैं। पहला खत्म। हेडिंग नंबर 2 कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। तो लिखेंगे प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का परिवर्तन सक्रिय थ्रोम्बिन में हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन रुधिर में पाई जाने वाली एक निष्क्रिय रूप में रुधिर में निष्क्रिय रूप से पाई जाने वाली रुधिर स्कंदन प्रोटीन होती है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की सहायता से इसका परिवर्तन सक्रिय थ्रोम्बिन में हो जाता है। हेडिंग नंबर 3 फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन मोनोमर में परिवर्तन। फिर वही लिखेंगे कि सक्रिय थ्रोम्बिन ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन मोनोमर में तोड़ देता है। धीरे धीरे ये भी लिखेंगे कि फाइब्रिनोजन ये रुधिर में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है जो कि रुधिर स्कंदन में सहायक होता है। थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन का परिवर्तन फाइब्रिन मोनोमर में हो जाता है। फाइब्रिन मोनोमर धीरे धीरे बहुलीकृत हो जाता है और बहुलीकृत होकर के घाव के ऊपर एक जाल जैसी रचना बना देता है, इस जिसकी वजह से बहते हुए रुधिर कोशिकाएं इस जाल में फंस जाती है और जाल में फंसने पर रुधिर का प्रवाह रुक जाता है और घाव पर एक जैल जैसी रचना बन जाती है। यही पूरी प्रक्रिया जो है वो रुधिर स्कंदन कहलाता है। तो ये हो गया रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि, बहुत बिल्कुल आसान। अब यहां पे देखिए आप सीधे इसको हम इसने क्या किया, यानी प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल दिया। ये है दूसरा नंबर और ये तो पहला नंबर था और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल दिया। और तीसरा क्या है, फाइब्रिनोजन, यानी ये थ्रोम्बिन जो है ये फाइब्रिनोजन को
हाइब्रिड मोनोमर में परिवर्तित कर देता है। और यह हाइब्रिड मोनोमर, फिर आगे आप लिख सकते हैं हाइब्रिड मोनोमर, यानी क्या लिखो हाइब्रिड मोनोमर। ये बहुलीकृत होकर के यानी जाल या क्या कहेंगे ब्लड क्लॉट कर देती है। ब्लड क्लॉटिंग कर देती है। हाइब्रिड मोनोमर ये बहुलीकृत होंगे, बहुलीकृत होकर के घाव के ऊपर जाल जैसी रचना बना देती है और फिर उसमें रुधिर की स्काई फंस जाती है, रुधिर का बहना रुक जाता है और ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताया। अब कल के वीडियो हम आपको बताएंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं उसके बारे में कल के वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।